हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों में लैंगिक जन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जिससे आज का क्लास आपका काफी आसान होने वाला है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जन पढ़ेंगे। पहले जनन होता क्या है, तो जनन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्राणी अपने ही समान एक नई संतति को बढ़ावा देता है। मतलब कि जो प्राणी होगा वो अपने ही समान क्या करेगा, एक नई संतति को बढ़ावा देना, उसको जनन या प्रजनन, ठीक है, इसी के नामों से जाना जाता है। मतलब कि अपने ही समान एक जाति को बढ़ावा देना, उसे जनन कहा जाता है। ठीक है, तथा साथ साथ प्राणी का करता अपने ही समान एक नई संतति को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनी ही जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, जिसके कारण क्या होती है, उसकी जाति क्या होती है, धरती पर स्थायी रूप से बनी रहती है, उसे जनन कहा जाता है। तो पहले पढ़ेंगे क्या, हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते क्या है, जिसे पुष्प होता है, तो इसमें क्या होता है, जो दो घटनाएं होती है। एक होता क्या है, एक होता है निषेचन पूर्व की घटना है, एक होता क्या निषेचन पक्ष की घटना है या क्या बाद की घटना। जैसे हम आते हैं क्या, निषेचन पूर्व की घटना, तो निषेचन पूर्व की घटना में उसका क्या है, निषेचन के पहले की घटनाएं में पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, निषेचन के पहले की सभी घटनाओं को पढ़ना है। मतलब निषेचन के पहले पुष्प में क्या क्या चीजें होती हैं या क्या पुष्प में क्या बदलाव होता है। और निषेचन के पक्ष की घटना मतलब कि निषेचन के बाद पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। जैसे पूर्व की घटना का मतलब क्या होता है, जैसे पुष्प का विकास होना, वायुदल का निर्माण बनना, ठीक है, फिर इसके बाद परागकण का निर्माण होना, परागण होना, ये सारी जो घटनाएं होती है ना, ये निषेचन की पूर्व की घटना है। और निषेचन के बाद की घटना मतलब जैसे निषेचन के बाद की घटना की बात करेंगे तो बाद में क्या होता है, जैसे इनमें जैसे फल का निर्माण होना, बीज का निर्माण बनना, भ्रूणकोश बनना, भ्रूणपोष बनना, फिर इसका वितरण प्रक्रिया होना, ये सारी किसके अंतर्गत आते हैं, ये निषेचन के पक्ष की घटना आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम छोटी छोटी क्या है हेडिंग में पढ़ते जाते हैं। पहले होता क्या है, आवृत बीजी पादपों के जीवन काल में अत्यधिक विकसित बीजाणुविद अवस्था तथा एक अत्यंत कम विकसित युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है। हम जानते हैं कि जो आवृत बीजी में होता क्या है, आवृत बीजी और अनावृत बीजी तो क्या है, पादप जगत समूह में बांटा गया है। आवृत बीजी में होता क्या है, जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। अनावृत बीजी मतलब जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। जिसमें पुष्प पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उन्हें आवृत बीजी पौधा कहा जाता है, और जिनमें पुष्प नहीं होते उन्हें अनावृत बीजी पौधा कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पे युग्मक के द्वारा निषेचन हो, जहाँ पे युग्मक के द्वारा नए प्राणी उत्पत्ति होता है उसे युग्मकोद्भिद कहा जाता है, और जहाँ बीजाणु द्वारा होगा उसे बीजाणुभिद कहा जाता है। बीजाणु द्वारा दी कोई प्राणी पैदा हो रहा है उसे बीजाणुभिद कहा जाएगा, और युग्मक के द्वारा कोई प्रक्रिया संपन्न होती है उसे युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बीजाणुभिद के प्रत्येक केंद्रक में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। मतलब कि जो बीजाणु होता है ना, तो बीजाणु में क्या पाई जाती है, द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र दोनों पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे द्विगुणित पीढ़ी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे बीजाणुभिद अवस्था होगी तो द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित होता क्या है, जहाँ पे लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र दोनों पाए जाते हैं, द्विगुणित होते हैं। और अगुणित मतलब जहाँ पे केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाए, या तो लिंग गुणसूत्र पाया जाए या तो अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर इसके बाद युग्मकोद्भिद के प्रत्येक केंद्रक में अगुणित गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। ठीक है, युग्मकोद्भिद के प्रत्येक केंद्रक में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, जिसके कारण इसे अगुणित पीढ़ी कहा जाता है। यह दोनों पीढ़ियां जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, इसीलिए इसे पीढ़ी एकांतरक कहा जाता है। पीढ़ी एकांतरक में होता क्या है, जब कोई पीढ़ी क्या हो, लगातार बनी हो, तो लगातार जो पीढ़ी बना हो तो उसे क्या करता है, उसे पीढ़ी एकांतरक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, उसे पीढ़ी एकांतरक कहा जाता है। ठीक है, यह संपूर्ण घटना किसके अंतर्गत होती है, यह संपूर्ण घटना पुष्प के अंतर्गत क्या होती है, घटित होती है।
चलिए अब हम पढ़ते हैं पुष्प क्या होता है। तो पुष्प सबसे खास बात है कि जो पुष्प होता है ये किसी भी पौधे का कच्ची कलिका का रूपांतरित भाग होता है। जो कच्ची कलिका होती है उसी का रूपांतरित भाग होते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो पुष्प होता है हमारे पास है, तो पुष्प पौधे की परिपक्वता दर्शाता है कि मतलब कि जो पौधा हो गया है वो क्या हो गया है, वो परिपक्व हो चुका है, ठीक है। जब कोई पौधा परिपक्व होता है तभी क्या करते हैं, तभी उसमें एक बीज बनाने की प्रक्रिया संपन्न होती है, या कह सकते हैं कि उसमें फल निर्माण हो सकता है। तो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये पुष्प के अंतर्गत ही आते हैं। तो पुष्प किसी पौधे की परिपक्वता को दर्शाता है। अब पुष्प का आना यह दर्शाता है कि पौधा लैंगिक जन को दर्शा सकता है, और साथ साथ इसमें लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। मतलब जो नर और एवं मादा लैंगिक लक्षणों का क्या होता है, यहाँ पे विकास होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो पुष्प पादप का एक रंग बिरंगा भाग होता है। पुष्प क्या होता है, पौधे की एक रंग बिरंगा भाग होती है। यह कच्ची कलिका का रूपांतरित भाग होता है। क्या होता है, यह कच्ची कलिका का ये रूपांतरित भाग होते हैं। यह एथिलीन हार्मोन्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रेषित किए जाते हैं। मतलब एथिलीन जो हार्मोन होता है इसको प्रेरित करता है, जिससे क्या हो सके, पुष्प का विकास हो सके। इन्हें फ्लोरिजीन्स हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, इन्हें सूचना प्राप्त होती है। इसको सूचना कौन देता है, इसको फ्लोरिजीन्स इसको सूचना देते रहते हैं। यह पादप की परिपक्वता को दर्शाता है। क्या करता है, यह पादप की परिपक्व अवस्था को दर्शाते रहते हैं, ठीक है। इसमें नर एवं मादा लैंगिक लक्षणों का क्या होता है, इसमें विकास होता है। किसका विकास होता है, मादा लैंगिक लक्षण एवं नर लैंगिक लक्षण का विकास होता है। इसे मादा लक्षण में होता क्या है, इसमें जायांग और पुमंग दोनों का विकास होता रहता है। किसका, जायांग और पुमंग दोनों का विकास होता है, ठीक है। यह लैंगिक जनन को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जो पुष्प होता है यह लैंगिक लक्षणों को क्या करते हैं, दर्शाने का कार्य करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के सुगंध को भी दर्शाते हैं। सुगंध का मतलब क्या होता है, इनमें क्या पाई जाती है, मकरंद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनमें मकरंद पाया जाते हैं। तो मकरंद के कारण क्या, ये क्या होते हैं, ये महकदार होते हैं। क्या होते हैं, ये महकदार होते हैं। यह कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। जो पुष्प होता है ये कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मकरंद या पराग या हम कह सकते हैं जो नेक्टर नहीं होता है, नेक्टर, तो क्या करते हैं, इसे महकने का कार्य करते हैं। यह आवृत बीजी पौधों की एक विशेष रचना होती है। तो आवृत बीजी का मतलब क्या होता है, एक पुष्पी पौधे होते हैं। मतलब कि जो पादप जगत था, तो पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया कौन सा है, एक को कहा गया है आवृत बीजी कहा गया है, आवृत बीजी, और दूसरे को अनावृत बीजी कहा गया। अनावृत को इसको बांटा किसने था, इसको बांटा था, इसको इचलन नामक वैज्ञानिक बांटा था। किसने बांटा था, इसको इचलन नामक वैज्ञानिक इसको दो भागों में बांटा। जो पादप जगत को किसने बांटा था, एक इचलन नाम के वैज्ञानिक थे। इचलन नाम के वैज्ञानिक ने पादप जगत को दो भागों में बांट दिया, पुष्पी जगत और अपुष्पी जगत का, ठीक है। मतलब पुष्पी जगत और अपुष्पी जगत, पुष्पी जगत अपुष्पी जगत, इन्होंने दो भागों में बांटा। तो जो पुष्प होती है ना, तो पुष्प एक विशेष रचना होती है जहां पे लैंगिक लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। फिर हम आते हैं क्या है, पुष्प के भाग आते हैं। तो पुष्प के जो भाग होते हैं, तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे, पुष्प के 4 भाग होते हैं, ठीक है। जैसे हम उसका चित्र बना के समझ सकते हैं।
ठीक है। हम आते हैं क्या, पुष्प कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। और आते हैं वाह दल, तो हमारे पास जो हरा होता है इसे क्या कहता है, इसे वाह दल के नाम से जानते हैं। तो वाह दल क्या है, तो पुष्प में हरा पत्ती के समान संरचना को क्या कहा जाता है, उसको वाह दल कहते हैं। पुष्प में हरा पत्ती के समान संरचना को वाह दल कहा जाता है। और यही वाह दल यदि समूहों में पाया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे वाह दल पुंज कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, वाह दल पुंज कहा जाता है। जब वाह दल क्या पाया जाए, समूहों में पाया जाए। जब वाह दल समूह में पाया जाए उसे क्या कहा जाता है, वाह दल पुंज बोलते हैं। और इसका नाम क्या है, तो हमारे पास है दल है। और जब दल क्या होता है, तो पुष्प का रंग बिरंगे भाग को दल कहा जाता है। पुष्प के रंग बिरंगे भाग को दल कहा जाता है। और दल के समूहों को क्या बोल देंगे, दल पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, दल पुंज कहते हैं। तो दल के समूहों को दल पुंज के नाम से जाना जाता है। और वाह दल के समूहों को वाह दल पुंज और दल के समूहों को दल पुंज के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, दल पुंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर इसका तो पुमंग और जायंग। पुमंग का वस्तुता क्या है, जहाँ पे नर भागों की उत्पत्ति होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे पुमंग कहा जाता है। और जायंग मतलब जहाँ पे मादा भागों की उत्पत्ति होता है। तो जहाँ पे मादा भाग की उत्पत्ति होगा उसे क्या कहेंगे, जायंग कहेंगे, पुमंग कहेंगे। और जहाँ पे क्या है, मादा भाग उत्पन्न होगा वहां पे उसे क्या कहेंगे, उसे जायंग कहेंगे। तो नर भाग की उत्पत्ति पुमंग हो गया और जायंग मतलब मादा भागों की उत्पत्ति होता है। ठीक है। तो वाह दल क्या होता है, तो वाह दल दूसरा क्या है, पुष्प में हरे पत्ती के समान संरचना को वाह दल पुंज कहा जाता है। और जब क्या है, जब कोई पुष्प होगा तो उसमें जो रंग बिरंगा भाग होता है तो उसे दल कहेंगे। और समूह में तो पुंज, हमेशा याद रखना है, जो समूह में पाया जाएगा तो पुंज हो जाएगा। ठीक है। तो जो दल था तो पुष्प में रंग बिरंगे भाग को दल कहा जाता है और पुष्प में हरे भाग को वाह दल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब पुमंग मिश्रता क्या है, जहाँ पे नर भाग की उत्पत्ति हो। और जायंग मतलब जहाँ पे मादा भाग की उत्पत्ति हो। जहाँ पे मादा भाग की उत्पत्ति होगा तो उसे जायंग कहेंगे और नर भाग की उत्पत्ति को पुमंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए क्या है, हम फिर से देख लेते हैं। पुष्प कुछ अन्य भाग होते हैं, पुष्प कहते हैं, पुष्प के कुछ अन्य भाग भी देख लेते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, जैसे पुष्प तंतु, डंठल, गोदाम, पुष्पासन, गैर जनन भाग, पुमंग, जायांग, पुष्पच, पुष्पक्रम, वाह दल पुंज, दल पुंज, पुष्प योनि, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागनली, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, तंतु, मकरंद, पराग, बीजांड, अपरा और अंडे। हमें इन चीजों को क्या करना है, हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना हमें है, हमें पढ़ना है पुष्प तंतु, डंठल, गोदाम, पुष्पासन, गैरजनन भाग, पुमंग, जायांग, पुष्पच, पुष्पक्रम, वाह दल पुंज, दल पुंज, पुष्प योनि, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागनली, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, तंतु, मकरंद, पराग, बीजांड, अपरा और अंडे। हमें इतने भागों क्या करना है, हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए इसको हम पढ़ते जाते हैं। पहले हम आते हैं क्या है, पुष्प तंतु आते हैं। तो पुष्प तंतु क्या होता है,
अब आते हैं क्या, पुष्प तंतु आते हैं। तो पुष्प तंतु क्या होता है, तो इस भाग को क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास ये भाग है इसे बोलेंगे पुष्प तंतु होते हैं। तो पुष्प तंतु और जो डंठल होते हैं दोनों एक ही चीज होते हैं। तो जो पुष्प तंतु और डंठल होते हैं तो दोनों पुष्प का एक ही भाग होता है। मतलब यह पुष्प के एक ऐसे भाग होते हैं जो पुष्प को किससे जोड़ता है, तना से जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये तना से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यह पुष्प के एक डंठल भाग होते हैं जो क्या करते हैं, पुष्प को तना से जोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात यह पुष्प को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तो जो ये हरा वाला भाग दिखाई दे रहा है हमें, जो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तना है। तो तना से जो तंतु जुड़ा होगा उसे क्या कहेंगे, उसे पुष्प तंतु कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो पुष्प तंतु है टोटली लिखा गया है, तो पुष्प तंतु को क्या बोलेंगे, इसे फ्लोरल फिलामेंट कहते हैं। और इस डंठल भाग को इसे क्या कहा जाता है, इसे पेडिसेल कहा जाता है। और ये क्या कहा जाता है, इसे रिसेप्टकिल कहा जाता है। और इसको थैलमस बोलते हैं और इसे पेरिएंथ कहा जाता है। और इसे एंड्रोसियम, इसे गाइनोसियम, इसे फ्लोरल एक्सिस, इसे इनफ्लोरोसेंस, क्या कहेंगे, इनफ्लोरोसेंस, और इसे सेपल, और इस भाग को कैनिक्स कहा जाता है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे क्या, पढ़ने वाले हैं फ्लोरल फिलामेंट पढ़ने वाले हैं। तो पहले क्या पढ़ेंगे, फ्लोरल फिलामेंट पढ़ना। जैसे पुष्प क्या होते हैं, एक पुष्प के डंठल भाग होते हैं जो केवल एक पुष्प को तना से जोड़ता है। लेकिन हम पेडिसेल की बात करें तो क्या करता है, जैसे यहाँ पे हमने बोला अभी, तो केवल जो एक पुष्प होता है तो उसको जोड़ता ही है, साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, अनेकों पुष्प भी पाए जा सकते हैं। लेकिन पेडिसेल में ओनली वन फ्लावर अटैच टू द स्टेम, मतलब कि जो पेडिसेल होगा यही वाला जो डंठल का भाग होगा, इसमें केवल एक पुष्प तना जुड़ा होगा। जैसे सरसों की बात हो रही है तो सरसों में केवल एक पुष्प तना से जुड़ा होता है। और जो रिसेप्टरकिल होता है ये वाला भाग होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो भाग नहीं, ये वाला भाग, तीस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसेप्टरकिल कहते हैं। मतलब ये पुष्प का फूला हुआ भाग होता है जहाँ पे ऊर्जा का संचय होता है। तीस वाले भाग में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का संचय होता है, ठीक है, जो इसके वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। लेकिन जो पुष्पासन होता है तो पुष्पासन का मतलब होता है कि इस वाले भाग को बोलते हैं, इस वाले भाग को, इसे क्या कहा जाएगा, इसे पुष्पासन कहा जाता है। ये पुष्प के वही भाग होते हैं जहां से पुष्प के सभी भाग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो पुष्पासन क्या होता है, तो पुष्पासन पुष्प का वह भाग जहां से पुष्प के सभी भाग जुड़े होते हैं उसे पुष्पासन कहा जाता है, ठीक है। और गैरजन्य भाग की सुविधा क्या है, गैरजन्य भाग का मतलब होता है क्या, वाह्य दल और दल की बात कर रहे हैं। मतलब पुष्प के ऐसे भाग जो जनन प्रक्रिया में सहायक नहीं होते हैं उन्हें गैरजन्य भाग या पेरियंथ कहा जाता है। गैरजन्य भाग या पेरियंथ का मतलब पुष्प के ऐसे भाग जो निषेचन प्रक्रिया में या जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, गैरजन्य भाग कहा जाएगा। उदाहरण क्या हो जाएगा, दल और वाह्य दल। अब पुंमन की सुविधा क्या है, जहाँ पे नर भाग की उत्पत्ति होता हो। पुंमन मतलब जहाँ से नर भागों की उत्पत्ति होता हो, और जैंग मतलब जहाँ पे मादा भागों की उत्पत्ति होता हो, ठीक है। अब पुष्प अक्ष क्या होता है, तो पुष्प अक्ष क्या होता है, पुष्प के ऐसे भाग होते हैं जहां से पुष्प के सभी भागों क्या हुआ है, उत्पत्ति और विकास हुआ है। तो पुष्प अक्ष मतलब पुष्प के ऐसे भाग जहां से पुष्प के सभी अंगों का वृद्धि एवं विकास हुआ है, जहां से पुष्प के सभी अंगों का वृद्धि एवं विकास हुआ है उसे पुष्प अक्ष कहा जाता है। और इसमें पढ़ना है पुष्प क्रम पढ़ना है, इनफ्लोरोसेंस। तो पुष्प क्रम का मतलब क्या होता है, पुष्प के ऐसे भाग जो पुष्प के सभी भागों क्या करते हैं, व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। तो जो पुष्प के सभी भागों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पुष्प क्रम कहा जाता है।
अब वाह्य दल तो वाह्य दल अपने पीछे पड़ा, तो ये वाह्य दल हमारे पास होते हैं। क्या ये वाह्य दल होते हैं। तो वाह्य दल का मतलब जो पुष्प में हरे पत्ती के समान संरचना पाया जाए, पुष्प में हरे पत्ती के समान संरचना पाया जाए, उसे वाह्य दल कहेंगे। और यही वाह्य दल यदि समूहों में पाया जाता है, इसे वाह्य दल पुंज बोलेंगे। वाह्य दल यदि समूहों में तो वाह्य दल पुंज, और यदि दल समूह में तो दल पुंज कहा जाएगा। और दल क्या होता है, तो पुष्प का रंग बिरंगा भाग, तो पुष्प के रंग बिरंगे भाग को क्या बोलेंगे, उसे दल पुंज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, दल पुंज कहेंगे। तो दल पुंज मतलब दल के समूह, और पुष्प रंग बिरंगे भाग को दल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम आते हैं क्या, पुष्प योनि आते हैं। तो पुष्प योनि की विशेषता क्या है, जिससे हमारे पास ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों भाग में क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है पुष्प योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको पुष्प योनि कहा जाता है। तो पुष्प योनि की विशेषता क्या है, पुष्प योनि का मतलब होता है कि पुष्प में एक सुराही के समान जो संरचना पाई जाती है। तो पुष्प के बीचों बीच या पुष्प के मध्य में जो सुराही के समान संरचना पाई जाती है, तो पुष्प के मध्य में सुराही की समान संरचना को पुष्प योनि कहा जाता है। और यही ये तीन भागों में डिवाइड होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। जो वर्तिकाग्र होता है ये पुष्प योनि का शीर्ष भाग होता है, जो परागण प्रक्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो वर्तिकाग्र जो होती है तो पुष्प का मुख भी कहा जाता है, जो क्या करता है, परागण नामक प्रक्रिया में सहायक होती है। और जो वर्तिका होता है तो वर्तिका बीज की नली होती है। क्या होती है, बीज की नली होती है, जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करेगी। क्या करेगी, वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने, कनेक्ट करने का कार्य करती है। लेकिन अंडाशय क्या होता है, पुष्प योनि का फूला हुआ भाग, ये जो भाग है ये पुष्प योनि क्या होते हैं, ये पुष्प योनि के फूले हुए भाग होते हैं। अंडाशय क्या होता है, पुष्प योनि का फूला हुआ भाग होता है, जो क्या करता है, जो परिपक्व होने के बाद किसमें बदल जाता है, फल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अंडाशय क्या होता है, तो अंडाशय परिपक्व होने के बाद यह फल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो मेरे पास परागनली होती है, तो इसी के अंदर एक पतली संरचना पाई जाती है, जिसे परागनली के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं पुंकेसर आते हैं। तीस वाले भाग को क्या कहता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको पुंकेसर कहा जाता है। अब पुंकेसर में जैसे एक तंतु हो गया और ऊपर क्या हो गया, पराग कोश हो गया, और यहाँ पे डॉट डॉट संरचना पाई, इसे क्या बोलते हैं, पराग कण कहा जाता है। तो पराग कण क्या होता है, तो पराग कण पुष्प का नर युग्मक कहा जाता है, जो धूल के समान संरचना में पाए जाते हैं एवं परागण नामक प्रक्रिया में क्या होते हैं, ये सहायक होंगे। किस प्रक्रिया में सहायक होंगे, ये परागण नामक प्रक्रिया में सहायक होते हैं। और ये जो परागकोश होते हैं, तो परागकोश क्या होता है, तो जहाँ पे परागकण संचित होते हैं, जहाँ पे परागकण क्या होते हैं, संचित होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें परागकोश कहा जाता है। तो परागकोश क्या होता है, तो परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जहाँ पे परागकणों का क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है, अब मकरंद क्या होता है, तो पुष्प में महकदार संरचना को मकरंद एवं पराग कहा जाता है। मकरंद एवं पराग क्या होते हैं, तो पुष्प के महकदार संरचना होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और जो बीजांड होता है, तो बीजांड क्या होता है, बीजांड यह पुष्प के अंदर एक गोल संरचना में पाए जाते हैं, जो परिपक्व होने के बाद किसमें हो जाते हैं, बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए पुष्प में दो चीजें मुख्य होती है, एक अंडाशय, एक बीजांड है। अंडाशय परिपक्व होने के बाद किसमें हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। और जो बीजांड होता है
यह परिपक्व होके ये बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बीजांड परिपक्व होकर के बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय परिपक्व होने के बाद क्या जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है। अब जो अपरा होती है, तो अपरा वही स्थान है जहाँ पे बीजांड का क्या होता है, वृद्धि एवं विकास होता है। तो जहाँ पर बीजांड का वृद्धि एवं विकास होता है तो उस स्थान को अपरा के नाम से जाना जाता है। और जो अंडे होते हैं तो आप तो जानते ही, एक मादा जनन भाग होते हैं जो परागण नामक प्रक्रिया एवं निषेचन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है। अब आते हैं पुष्प के प्रकार। तो पुष्प क्या होते हैं, तो पुष्प में जनन अंगों के आधार पे पुष्प कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांट दिया गया, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। बोला ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक ही जनन अंग पाया जाए उसे क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प कहा जाएगा। और जिसमें दोनों जनन अंग पाया जाए, मतलब नर एवं मादा दोनों एक ही पुष्प पाया जाए, उसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे बात करें कि हमारे पास एक पुष्प है, ये हमारे पास क्या जाएगा, एक नर पुष्प जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पुंकेसर है, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, यहाँ पुष्प योनि है, तो मादा पुष्प हो गया, ये मादा पुष्प हो गया और ये नर पुष्प हो गया। और दोनों मिला के हुए क्या, ये हुए एक लिंगी पुष्प हुए हैं। एक लिंगी पुष्प मतलब ऐसे पुष्प जिसमें केवल या तो नर पाया जाए या तो मादा पाया जाए, या तो नर पाया जाए या तो मादा पाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम एक लिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। एक लिंगी पुष्प मतलब ऐसे पुष्प जिसमें नर पाया जाए या तो मादा पाया जाए, उसे एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और द्विलिंगी पुष्प का मतलब इसमें नर और मादा क्या पाते हैं, दोनों जनन पाया जाए, क्या पाया जाए, तो क्या हो जाएगा, एक द्विलिंगी पुष्प हो जाएगा। ठीक है। तो द्विलिंगी पुष्प मतलब जिसमें नर और मादा दोनों लक्षण पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। और एक लिंगी पुष्प मतलब जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर और मादा जनन अलग अलग पुष्प में विकसित हो, जब नर और मादा दोनों अलग अलग पुष्पों पर विकसित होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। और जब नर और मादा दोनों एक ही पुष्प पर विकसित होने लगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए। ठीक है। अब हम आते क्या है, हम आते हैं पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में होने वाली कुछ प्रमुख घटना। जैसे पौधा यदि लैंगिक जनन को दर्शाता है जिससे पुष्प होंगे, और जब इनमें निषेचन हो गया, निषेचन के पहले जैसे लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, परागकण, परागकोश, पुमंग, जायांग, मतलब जो भी चीजें होती हैं इनमें इनका क्या होता है, इनमें विकास होता है। तो इनमें जो सभी घटनाएं जो घटित होती है, कहाँ घटित होती हैं, वो पुमंग एवं जायांग में ही घटित होती हैं। पुमंग में सीधा क्या है, जहाँ पे नर लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, और जायांग मतलब जहाँ पे मादा लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। तो पुमंग मतलब जहाँ पे नर लैंगिक लक्षणों का विकास होगा, और जायांग मतलब जहाँ पे मादा लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे पढ़ना है, जैसे बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, परागकण, निषेचन, भ्रूण विकास, भ्रूणपोष, फिर इसका भ्रूणकोश का विकास, फल तथा क्या है, बीज का विकास इत्यादि हमें पढ़ना है। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे, इसको हम निम्न भागों में क्या, इसको हम बांट सकते हैं। जैसे आते हैं निषेचन के पूर्व की घटना। ठीक है। निषेचन के पूर्व संरचना एवं घटना है, फिर हमें पढ़ना दोहरा निषेचन, फिर पढ़ना है निषेचन पश्चात संरचना एवं घटना। ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम आगे पढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें पढ़ना क्या है, निषेचन पूर्व की संरचना एवं घटना। तो पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रियाशील पूर्व पादप के हार्मोन्स तथा संरचनाओं में बहुत से परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके फल स्वरूप पुष्पी पादपों के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होता है तथा पुष्प में नर
एवं मादा जनन अंगों क्या होता है, विकास होता है। इनमें क्या होगा, नर एवं मादा लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। नर का मतलब हमने आपके से बार बार कह चुका है कि इसमें क्या होगा, नर का मतलब कि इसमें हमें रखना खाली परागकण को आपको ध्यान रखना है। जो परागकण होते हैं ये क्या होते हैं, नर के मुख्य क्या भाग होते हैं, अर्थात ये युग्मक होते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। यदि न हो तो इसमें प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकता है। और जयान कहेंगे तो मादा नामक भाग संपन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि पादपों में वर्तिका, वर्तिकाग्र, गुरु, बीजाणुधानी, बीजांड, भ्रूणकोश, अंडाशय इत्यादि क्या होता है, इनमें विकास होने लगते हैं। क्या होने लगेंगे, इनमें विकास होने लगते हैं। ठीक है, अब इससे पढ़ते हैं क्या, पुंकेसर नर, इसे ना पुंकेसर मतलब पुष्प का नर जननांग पढ़ना है। तो पुष्प या क्या, पुष्प का नर भाग होता है। जो पुंकेसर होगा क्या होगा, ये पुष्प का ये नर भाग होते हैं। यह तंतु परागकोश, परागकण तथा लघु बीजाणुधानी, संयोजी उत्तर इत्यादि में क्या होते हैं, ये बढ़ते मतलब ये पुष्प तंतु, ठीक है, कोश, परागकोश इत्यादि भागों में क्या होते हैं, ये बटे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं परागकोश की संरचना आते हैं। क्या आते हैं, परागकोश की संरचना आते हैं। परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जहां पर परागकणों का क्या होता है, इनमें विकास होगा। क्या होगा, यहाँ पे परागकण का विकास होता है। इसमें दो पालियां पाई जाती है, प्रत्येक पालियों में दो लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, अर्थात परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। परागकणों का निर्माण परागकण मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के घटित होने से होता है। अतः इसलिए क्या बोलते हैं, इसे अगुणित कहते हैं। और जिन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो मियोस्पोर्स के नाम जानते हैं। किसे जानेंगे, माइक्रो मियोस्पोर्स। क्यों, क्योंकि माइक्रो मियोस्पोर्स होता क्या है, एक ऐसी संरचना होती है जिसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्या होगा, जिनका निर्माण क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें माइक्रोमियोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा क्या परागकण का विकास होता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम संरचना देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमें थोड़ी सी क्या संरचना देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये पुष्प है, तो पुष्प में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये वाला भाग क्या था, ये हमारे पास अंडाशय भाग होता है। तो अंडाशय वही पुष्प का भाग होता है जो आगे चल के क्या होता है, ये फल में परिणत हो जाता है। तो अंडाशय पुष्प का वह भाग होता है जो क्या होता है, आगे चल के फल में परिणत हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो क्या था, ये वाह्य दल था। ठीक है, ये वाह्य दल थे, और हमारे पास ये रंग बिरंगा भाग क्या था, ये दल था। तो वाह्य दल की विशेषता क्या है, पुष्प की हरी संरचना, पुष्प में जो हरी पत्ती की समान संरचना थी उसे वाह्य दल कहा गया। और जो पुष्प में रंग बिरंगा भाग था उसे क्या कहा गया था, उसे दल कहा गया था। यदि दल समूह पाया जाए तो दलपुंज कहेंगे, और वाह्य दल समूह पाया जाए तो वाह्य दलपुंज कहा जाएगा। और ये जो तंतु होते हैं, तो तंतु एक पुंकेसर का एक मुख्य भाग होता है जो उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और हमारे पास ये जो भाग है, हमारे पास ये परागकोश होते हैं। क्या होते हैं, ये परागकोश होते हैं। परागकोश के अंतर्गत ही परागकणों का वृद्धि एवं विकास होता है। तो परागकोश के अंतर्गत ही क्या होता है, परागकणों का वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है, और हमारे पास ये जो वर्तिकाग्र होती है, तो वर्तिका क्या करती है, ये पुष्प के ऐसे भाग होते हैं जहां पर परागकण आने के बाद परागण नामक प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, चलिए अब हम क्या है यहाँ पे जो हमारे पास जो परागकोश है, परागकोश की थोड़ी संरचना देख लेते हैं। जो परागकोश होता है, तो परागकोश पुष्प की वही संरचना होती है जहां पे परागकणों का क्या होता है, विकास होता है। तो जो हमारे पास ये जो बाहर की तरफ जो संरचना दिखाया गया है,
इसे क्या बोलते हैं? इसे परागकण के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे? इसे परागकण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो हमारे पास है, जो गोल गोल सेक्शन दिखाया गया, 1 2 3 और 4, इसे क्या बोलेंगे? इसे लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। ये क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी। और ये जो हमारे पास ये जो भाग बना है, ये परागपाली है। क्या है? ये परागकोश पाली है। तो एक परागकोश में कितनी पाली होती है? तो एक परागकोश में 2 पाली होती है। अब प्रत्येक पालियों में 2 की संख्या में क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणुधानी पाए जाएंगे। क्या होंगे? लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। क्या होंगे? लघु बीजाणुधानी होंगे। मतलब कि परागकोश में कितने पाली पाए जाएंगे? 2। परागकोश में कितने पाली पाए जाएंगे? एक परागकोश में 2 पाली पाए जाएंगे। और प्रत्येक पाली में लगभग क्या होते हैं? 2 की संख्या में लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक परागकोश में लगभग क्या पाए जाते हैं? 4 लघु बीजाणुधानी पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे? 4। मतलब कि एक परागकोश में लगभग 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। और इसी लघु बीजाणुधानियों में क्या होता है? परागकणों का वृद्धि एवं विकास पाया जाता है। ठीक है। क्या होगा? इसमें वृद्धि एवं विकास होगा। ठीक है। फिर इसका हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? जिसे हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना भी क्या है? लघु बीजाणुजनन। इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश परागकणों के क्या होता है? इसमें इसे वृद्धि एवं विकास होगा। जब वृद्धि एवं विकास होगा तो इस हिसाब से हम आगे देखें तो इनमें क्या होगा? यह क्या वाय त्वचा से घिरे होंगे। इसमें जैसे अंतः त्वचा और वाय त्वचा पाए जाएंगे। जो अंतः त्वचा होगी वो आंतरिक संरचना प्रदान करेगी, और जो वाय त्वचा होगा तो इनमें वाय संरचना प्रदान करेगी। ठीक है। तो पहले आते हैं प्रपशु कोशिकाएं आते हैं। तो प्रपशु कोशिकाएं क्या होती हैं? ऐसी कोशिकाएं जो अन्य कोशिकाओं से क्या होती है? भिन्न होती है। मतलब ऐसी कोशिकाएं जो अन्य कोशिकाओं से क्या होंगी? भिन्न होंगी। तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें प्रपशु कोशिका कहा जाएगा। यह आर्ची स्पोरियल सेल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आर्ची स्पोरियल सेल्स के नाम से जाना जाएगा। आर्ची स्पोरियल सेल्स पूछता क्या है? ऐसी कोशिकाएं जो अन्य कोशिकाओं से क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इनका जीव द्रव्य क्या होगा? गाढ़ा होगा। और इनमें केंद्र क्या होगा? दीर्घाकार। क्या होगा? दीर्घाकार एवं स्पष्ट इनमें केंद्र पाया जाता है। मतलब ऐसी कोशिकाएं जो अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। जैसे बात करें तो इनमें गाढ़ा जीव द्रव्य पाया जाएगा और दीर्घाकार एवं स्पष्ट केंद्रक पाए जाते हैं। उन्हें आर्ची स्पोरियल सेल्स या प्रपशु कोशिका के नाम से जाना जाता है। आर्ची स्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिका मतलब ऐसी कोशिकाएं जो अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। अर्थात इनमें गाढ़ा जीव द्रव्य एवं दीर्घाकार स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। फिर आते हैं परिणत विभाजन। परिणत विभाजन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक समसूत्री विभाजन लगातार पाया जाए। मतलब कि एक विभाजन मतलब वेल मैनर में हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे परिणत विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लगातार होने वाले विभाजन को ही परिणत विभाजन के नाम से जाना जाता है। मतलब एक विभाजन लगातार पाया जाए तो उसे परिणत विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी विभाजन द्वारा प्रपशु कोशिकाएं प्राथमिक कोशिका भित्ति तथा भीतर की ओर प्राथमिक पुंज बीजाणुजनन कोशिकाओं का क्या करती है? ये निर्माण कर देती है। क्या करेंगी? ये निर्माण कर देती है। ठीक है। और साथ साथ जैसे हमने चीज तो डिस्कस नहीं किया, जो हमारे पास जो परागकोश होते हैं, तो जो परागकोश होते हैं तो परागकोश के सबसे जो ऊपरी संरचना होती है, यहाँ पे जो ऊपर भाग, इसे क्या होता है? इसे स्टोमियम कहा जाता है। और जो स्टोमियम होता है इसे मुख कहा जाता है परागकोश का। क्या बोलते हैं? इसे परागकोश का मुख कहा जाता है। जब इसके अंदर के भाग जो क्या होते हैं, जो इसके अंदर टिप्टम पाए जाते हैं, तो टिप्टम क्या करता है? परागकणों को पोषण प्रदान करता है। टिप्टम क्या करेगा? परागकणों के वृद्धि और विकास में क्या करता है? इनको पोषण प्रदान करता है। और जब ये सूख जाते हैं, जब ये सूख के ग्रिप हटते हैं, तब क्या होता है? स्टोमियम क्या होता है? खुल जाता है। तो स्टोमियम क्या होता है? स्टोमियम क्या होता है? परागकोश की क्या होती है? एक पतली संरचना होती है।
ऐसे स्टोमियम को परागकोश का मुख कहा जाता है। स्टोमियम परागकोश का मुख्य भाग होती है। जब ये खुलता है तभी परागकण बाहर निकलेंगे। और जब यहाँ पे जब इनका स्फुटन होता है, ये टूटा तो स्फुटन हुआ, जब ये बाहर निकलेंगे ना तो परागकणों की आयु होती कितनी होती है? खाली 30 मिनट होगा। कितना होगा? ये 30 मिनट होते हैं। तो परागकणों की आयु कितनी होगी? ये 30 मिनट खाली होगी। 30 मिनट के बाद जो परागकण होते हैं ये क्या होते हैं? ये नष्ट होने लगते हैं। करने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे। तो स्टोमियम क्या है? तो स्टोमियम क्या कहलाता है? परागकोश का मुख कहा जाता है। और एक पतली सी परत होती है। जब ये टूटेंगे तभी क्या होते हैं? परागकण बाहर निकलेंगे। क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिकाएं 3 से 5 भित्ति स्तर का क्या करती है? ये निर्माण करने लगती हैं। ठीक है, अब आते हैं अंतःस्तर आते हैं। अंतःस्तर क्या बोलेंगे? इंडोथेसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडोथेसियम। इंडोथेसियम का मतलब क्या होता है? वायु स्तर के नीचे वाली परत की कोशिका भित्ति प्रायः क्या रहती है? मोटी रहती है। मतलब कि वायु स्तर के नीचे वाली परत की कोशिका क्या रहेगा? मोटी हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? इंडोथेसियम के नाम से जानेंगे। मतलब कि जो आंतरिक परत होगा वो क्या हो जाएगी? वो मोटी हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? इंडोथेसियम कहा जाता है। और जो रंध्रक जो हमने भी स्टोमियम कहा था, ठीक है, स्टोमियम मतलब कि ये हमारे पास जो परागकोश था, तो जो इसकी जो बाहरी जो संरचना जो यहाँ की जो मुख होती है, जो ऊपर की मुख, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को रंध्रक कहा जाता है। तो होते क्या है? परागकोश के जिस स्थान से स्फुटन होता है वहां एक भित्ति पतली रह जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रंध्रक कहा जाता है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे कॉमन भाषा में इसे मुख के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? इसे मुख के नाम से जानते हैं। और इसी मुख के द्वारा जब ये फटते हैं तो यहाँ से क्या होता है? परागकणों का स्वतंत्र क्या होता है? इनका निकलना हो जाता है। यहाँ से निकल के पूरे वातावरण क्या होते हैं? स्वतंत्र घूमेंगे। लेकिन परागकण यहाँ से निकलने के बाद इनकी आयु कितनी होती है? 30 मिनट होगा। कितना होगा? 30 मिनट होगा। ठीक है, अब आते हैं टेप्टम आते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? टेप्टम। तो टेप्टम क्या होता है? तो हमें पहले जान लेना है कि टेप्टम पुष्प का वह भाग होता है जो परागकणों के वृद्धि और विकास से क्या करते हैं? ये पोषण प्रदान करते हैं, अर्थात ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो टेप्टम का निर्माण अंतःस्तर की सबसे निचली परत के द्वारा होता है। क्या होता है? टेप्टम का निर्माण अंतःस्तर की सबसे निचली परत के द्वारा होता है। ठीक है, फिर यह परागकोश की अंतःभित्ति होती है, जिसकी कोशिकाएं बड़ी, लंबी व अंतः क्या होती है? समसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित होती है। ठीक है, तथा बाद में नष्ट होकर के लघु बीजाणुओं को पोषण का कार्य करती है। और इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि तथा अमीबी प्रकार की होती हैं। अमीबी का मतलब क्या होता है? जिनकी कोई संरचना न हो। ऐसी कोशिकाएं जिनकी संरचना क्या है? निर्धारित न हो। मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनकी संरचना निर्धारित न हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे अमीबी संरचना के नाम से जाना जाता है। अमीबी संरचना मतलब जिसकी कोई भी संरचना निर्धारित नहीं है। जिसकी संरचना निर्धारित नहीं उसे क्या बोलेंगे? अमीबी संरचना कहा जाता है। ठीक है, अमीबी संरचना के नाम से उसे जानते हैं। तो इसका आते क्या है? हम आते हैं पेरीप्लाज्मोडियम आते हैं। तो पेरीप्लाज्मोडियम की विशेषता क्या है? जब अमीबी प्रकार की कोशिकाओं की अरिभित्ति टूटकर जीव द्रव्य को परागकक्ष में छोड़ देती है। क्या करेंगी? परागकक्ष में छोड़ देती है। तो यह संपूर्ण जीव द्रव्य मिलकर क्या करते हैं? पेरीप्लाज्मोडियम बनाते हैं। मतलब कि जो टेप्टम वाला जो भाग था, तो आसपास जो तरल पदार्थ था उसने कोशिका भित्ति को तोड़ा, अब बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद एक पतली सी परत से घिर गया, जिसे क्या कहा गया? पेरीप्लाज्मोडियम कहा गया। ठीक है, अब आते क्या है? यूबिस्काय आते हैं। तो यूबिस्काय में मतलब होता क्या है? टेप्टम की वह कोशिकाएं जो कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला के मध्य पहुंचकर स्पोरोपोलिन द्वारा घिर जाता है। किसे घिर जाएगा? स्पोरोपोलिन द्वारा घिर जाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें यूबिस्काय कहा जाता है। तो यूबिस्काय क्या होता है? ऐसी कोशिकाएं जो किसे घिर जाती हैं? स्पोरोपोलिन से घिर जाएंगी। ठीक है, मतलब ऐसी कोशिकाएं जो आगे चलकर स्पोरोपोलिन से घिर जाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें यूबिस्काय के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
ये आगे चल के क्या होती है, परागकण की क्या है, वाह्य भित्ति का निर्माण कर देती है। और जो परागकण होता है तो परागकण में दो परत पाए जाते हैं, एक होता है वाह्य चूल और एक होता है अंदर के भाग का अंतःचूल। तो जो वाह्य चूल होता है ये किससे घिरा होगा, स्पोरोपोलिन से बने होते हैं। और जो अंतःचूल होता है ये क्या होता है, किससे बना होगा, ये पेक्टो सेलुलोज से बने होंगे। क्या होंगे, ये पेक्टोसेलुलोज से बने होंगे। जो अंत होगा ये पेक्टोसेलुलोज से बना होगा और जो अंत होगा ये वाह्य, जो वाह्य चूल होगा ये क्या होगा, ये स्पोरोपोलिन से घिरा होगा। जो वाह्य होगा ये स्पोरोपोलिन से बना होगा और जो अंत होगा ये पेक्टोसेलुलोज से बने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, प्राथमिक पूजाणु जनन कोशिकाएं। यह कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से 2 या 3 विभाजनों की सहायता से विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का क्या करती हैं, निर्माण करेंगी। और जो क्या होती हैं, जो हमेशा द्विगुणित अवस्था में होंगी। क्या होगी, ये हमेशा द्विगुणित अवस्थाओं में होती हैं। अब प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृ कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर क्या करती है, अगुणित परागकण का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे हम बात करें जैसे हमारे पास एक कोशिका था, जब एक कोशिका होती है तो क्या करती है, आगे चल के एक समसूत्री विभाजन निर्माण करेगी। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, एक 2n बन जाते हैं। फिर ये पुनः क्या करती हैं, फिर ये पुनः समसूत्री विभाजन करके फिर से अपनी संख्या क्या करती हैं, एक दोहरा लेती हैं। अब तत्पश्चात ये आगे चल के क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2-2 कोशिकाओं में क्या जाती है, एक बढ़ जाती है। क्या करेंगे, ये अर्धसूत्री कोशिकाओं में क्या हो जाएंगी, एक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसे युग्म गिरट कहते हैं। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था मातृ कोशिका था। क्या था, ये मातृ कोशिका था। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 2 बार हमारे पास समसूत्री विभाजन हुआ है और एक बार क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। और ये बने क्या हमारे पास, ये युग्मकों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है, ये युग्मकों का निर्माण हुआ है। तो मातृ कोशिका ने क्या किया, 2 बार समसूत्री विभाजन किया। जब 2 बार समसूत्री विभाजन हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन निर्माण कर लेते हैं। तो ये दोनों क्या थे, ये द्विगुणित थे। क्या थे, ये द्विगुणित संरचना में थे। कैसे थे संरचना थे, द्विगुणित। और ये क्या संरचना में है, ये अगुणित संरचना। बस इतना याद रखिए, जहाँ पे केंद्र को अगुणित और जहाँ पे केंद्र की संख्या ज्यादा हो तो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र हिसाब से भी इनको हम बांट सकते हैं। ठीक है, और प्राय लघु बीजाणु चतुष्क से बीजाणु पृथक होकर के परागधानी में बिखरे रहते हैं, लेकिन कुछ में एक साथ पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें संयुक्त परागकण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, हम परागकणों में विकास की विविधताएं कर रहे हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं ना, तो उनमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, वृद्धि एवं विकास पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं क्या, बिना के ऐसे आते हैं मध्य परत थी हमारे पास। ये जो भाग था इसे क्या कहा गया था, इससे बड़ी मध्य परत पड़ा था। ठीक है, जो काफी क्या होती है, मोटी हो जाती है। क्या रहती है, काफी ये मोटे हो जाते हैं। और ये जो भाग हमारे पास था ना, इसी भाग को क्या कहा गया, इस भाग को, ये जो अंतर्निभाग था इसे टेप्टम कहा गया था। और यही टेप्टम क्या करती है, परागकणों के वृद्धि और विकास में क्या करती है, ये पोषण प्रदान करती रहती है। ठीक, क्या करेंगी, ये पोषण प्रदान करती रहती है। और ये बीजाणु जनन क्या होते हैं, ये उत्तक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। ये अंतःस्थिशियम होता है, ये अंतःस्त्वचा होता है। ये संयोजी जो उत्तक होते हैं ना, संयोजी को भी यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ये हो गया और हमारे पास ये हो गया परागकण में, परागकोश में 2 पानी हो गया। तो परागकोश से 2 पानी हुआ, तो ये जो बीच वाला जो संरचना था इसी को क्या कहा गया, इसी को संयोजी उत्तक कहा गया। क्या कहा गया, इसको संयोजी उत्तक कहा गया। ठीक है, इससे क्या कहा गया, इस भाग को,
इस वाले भाग को संयोजी उत्तक कहा गया है। जो दो पालियों क्या करता है आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जो दो पालियों को आपस में क्या करेगा जोड़ने का काम करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे संयोजी उत्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आते क्या है मध्य परत, फिर लघु बीजाणु कोशिका। पहले लघु बीजाणु कोशिका क्या करती है, पहले समसूत्री विभाजन करती है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये क्या करती है अगुणित कोशिकाओं का क्या करती है निर्माण करती है। अरे जो प्रपशु कोशिका होती है तो प्रपशु कोशिका पूरे कोशिका क्या बोलेंगे प्रपशु कोशिका कहलाता है। इस कोशिका पूरे को क्या बोलेंगे प्रपशु कोशिका बोलेंगे, मतलब जिसका केंद्र काफी बड़ा और स्पष्ट दिखाई दे, जिसका केंद्र क्या हो काफी बड़ा और स्पष्ट दिखाई दे, और साथ साथ इसमें गाढ़ा जिद्र पाया जाए, क्या हो इसमें गाढ़ा जिद्र पाया जाए, तो इसे प्रपशु कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरे जो भाग हमारे पास जो खुला हुआ भाग है इस भाग को क्या बोलेंगे, इसको रंध्रक कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको रंध्रक के नाम से जानेंगे। तो रंध्रक क्या होता है, तो रंध्रक परागकोश का वह भाग होता है जो काफी पतली परत से बनी होती है, और ये टूटने के बाद क्या करता है सारे परागकणों क्या करता है वृद्धि और विकास के लिए क्या करता है छोड़ देता है वातावरण में। और जैसे परागकण इस स्टोमिया मतलब रंध्रक से बाहर निकलते हैं तो उनकी 30 मिनट की आयु होती है। अब परागण होने के लिए भोर का समय काफी अच्छा माना गया है। क्या किया गया है, भोर का समय काफी अच्छा माना गया है। ठीक है, ठीक है। और ये क्या होते हैं हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ये हमारे पास परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, जो परागकण होते हैं ये अलग अलग पुष्पों में क्या होते हैं, ये अलग अलग प्रकार की संरचना में क्या होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। और साथ साथ सबसे खास बात यह है कि जो परागकण होते हैं तो परागकण अलग अलग संरचना तो पाए ही जाते हैं, और साथ साथ इनमें क्या होती है जैसे अलग पौधा हो गया इनमें अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, अपने ही गुणसूत्र पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के जो दूसरे पौधों से निषेचित नहीं कर सकते हैं। जैसे गुड़हल का पुष्प है या क्या है रोज का है, ठीक है, या महुआ है, नीम है, सरसों है, तो इनमें क्या होते हैं सबके अपने अपने अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र के ही क्या है कारण क्या होते हैं, इनमें एक दूसरे से निषेचन नहीं कर पाते हैं, ये अपने ही जाति क्या कर सकते हैं, ये बढ़ावा देने का क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जैसे पुष्प होता है तो पुष्प क्या होता है, तो पुष्प किसी पौधे की परिपक्वता को दर्शाते हैं, तथा साथ साथ इसमें लैंगिक लक्षणों का भी विकास होता है और गैर लैंगिक लक्षणों का भी विकास होता है। मतलब इसमें नर और मादा लक्षण के साथ साथ क्या होते हैं अन्य लक्षणों का क्या भी होता है, इनमें विकास पाए जाते हैं। और साथ साथ सबसे खास बात है जो पुष्प हमेशा क्या है आवृत बीजी पौधों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होगा पुष्प क्या होंगे हमेशा आवृत बीजी पौधों में ही ये पाए जाते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं, पुष्प के मूल 4 भाग होते हैं, वाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग होते हैं। मतलब वाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग होते हैं। ठीक है, और साथ साथ यह क्या होता है कच्ची कलिका का रूपांतरित भाग होते हैं। एथिलीन हार्मोन्स के द्वारा क्या क्या होते हैं, ये प्रेरित किए जाते हैं। इनमें फ्लोरिजेंस के द्वारा क्या होता है, इनमें सूचना प्राप्त होती है। ये पौधे की क्या करते हैं परिपक्वता को दर्शाते हैं। ये क्या होते हैं इसमें नर, यहाँ पे नर होना चाहिए, तो नर एवं मादा लैंगिक लक्षण क्या होता है इसमें विकास होता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के सुगंध को क्या करते हैं दर्शाने का कार्य करते हैं। जब सुगंध इनमें निकलता है तो कीड़े मकोड़ों क्या करते हैं अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं। ठीक है, यह आवृत बीजी पौधों क्या होती है विशेष संरचना होती है। क्या होगी ये विशेष संरचना होती है। अब पुष्प का बताया ना पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प में 4 भाग होते हैं, वाह्यदल, दल, पुमंग एवं जायांग होते हैं। लेकिन पुष्प के अन्य के भाग की बात करें तो पुष्प तंतु, डंठल, गोदाम, पुष्पासन, गैरजनन भाग, पुमंग, जायांग, पुष्पच, पुष्पक्रम, वाह्यदल, वाह्यदल पुंज, दल, दल पुंज, पुष्प योनि, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागनली, पुंकेसर, परागकोश, परागण तंतु। फिर इसके बाद मकरंद, पराग बीजान और परागंडे। इतने पुष्प के भाग पाए जाते हैं। और साथ साथ जनन अंगों के आधार पर पुष्प को 2 भागों में बांटा गया, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प।
मतलब ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों जो रंग उपस्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी कहा जाएगा। और ऐसे पुष्प जिसमें केवल क्या हो, या तो नर पाया जाए या तो मादा क्या है लैंगिक लक्षणों का क्या होता है विकास होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। ठीक है। और इनमें जो घटनाएं होती है, इनमें जो घटना होता है तो आपने भी पढ़ा ही, इनमें जैसे दो घटनाएं होती है, एक होता है निषेचन की पहले घटना, एक होता है निषेचन की बाद की घटना होता है। निषेचन की पहले की घटना की बात हो गया तो जैसे हमसे वायुदल का विकास हो गया, दल का विकास हो गया, फिर इसके बाद लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, पुंगमांग, पुंकेसर, जायांग, स्त्री केसर, इन सारी चीजों का क्या होता है विकास होता है। तो पूर्व की घटना हो गया। यदि हम बाद की घटना की बात करें तो बाद की घटना में क्या होगा, तो वही जैसे फल का निर्माण होना, फिर इसके बाद क्या होता है बीज का निर्माण होना। ठीक है, इनका वृद्धि और विकास होता है। फिर इनमें से प्रपशु कोशिकाएं होती है, तो प्रपशु कोशिकाएं हमने भी पढ़ा, मतलब कि ऐसी कोशिकाएं जो क्या होते हैं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है। मतलब इनमें क्या होता है, इनमें दीर्घाकार केंद्रक भी स्पष्ट पाया जाना चाहिए, और साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है गाढ़ा जीव द्रव्य पाया जाता है। फिर परिणत विभाजन मतलब होता है क्या, जब एक कोशिका क्या होती है मैनर में क्या विभाजित हो, मतलब लगातार विभाजित होती रहे और इनकी संख्या बराबर बनी रहे, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे परिणत विभाजन कहा जाता है। और अंत स्तर का मतलब क्या होता है, वह स्तर के नीचे वाली परत की कोशिका वृत्ति क्या होती है प्रायः मोटी होती है, जिसे अंत स्तर कहा जाता है। ठीक है। और रंध्रक क्या होते हैं, तो परागकोश के जिस स्थान से स्फुटन होता है तो वहां की भित्ति क्या रहती है पतली रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं रंध्रक कहा जाता है। और टेप्टम क्या होते हैं, तो टेप्टम करते क्या है, टेप्टम परागकणों को क्या करते हैं ये पोषण प्रदान करते हैं। पेरीप्लाज्मोडियम क्या होते हैं, तो पेरीप्लाज्मोडियम क्या है कि जब एक विशेष प्रकार की जीव द्रव्य एक विशेष प्रकार की परत से क्या होती है गिर जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पेरीप्लाज्मोडियम कहा जाता है। और यूबिस का मतलब क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं जो किससे गिर जाती हो, स्पोरोपोलिन से गिर जाए। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा यूबिस कहा जाएगा। और यही यूबिस आगे चल करके परागकणों को क्या करते हैं वायु सुरक्षा प्रदान करने लगते हैं, मतलब वायु परत का निर्माण कर देते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।